Hello everyone. Today we will discuss about Constitution as a living document, Chapter 9, Class 11. First of all, we need to understand about the what is meaning of living here, living document. Living document means such a document which can be changed according to the needs of the society and according to the change of time. So here we will discuss in this chapter. First of all, in first topic there are constitutions statics. So here we will discuss two examples, one from Soviet Union, secondly from India, and thirdly that is given in this box, French constitution. In this topic we have been told that how in Soviet Union within the time period of 74 years Soviet Union had changed its constitution 4 times. First in 1918, just after First World War, 1924, 1936, 1977, and one more time after disintegration of Soviet Union in 1993. So they changed their constitution in so many times, 4-5 times. Now the question is there कि are constitution statics? क्या statics होते हैं, स्थिर होते हैं, they cannot be changed if they are made once? तो answer is no. Why no? Because it is not good for a good democracy to have such a document that is called static, that cannot be changed according to the time or needs of the society. So constitutions are not statics. ठीक है. There are many examples through which we can draw the inference that how different governments frequently changed their documents, changed their constitution. Two examples हमारे सामने ही हैं, सोवियत यूनियन का, इंडिया का, और इधर देखें तो क्या है, फ्रांस का. ठीक है. फिर अब अगर इंडिया की हम बात करें, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था ये इट वाज अडॉप्टेड इन ऑन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया. इम्प्लीमेंटेशन हुई 26 जनवरी 1950 को. वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू हियर इज़ दैट कि बेटा ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से इनका डिफरेंस समझें और लर्न देम बाय हार्ट कि अडॉप्टेड वर्ड एंड इम्प्लीमेंटेशन बोथ आर डिफरेंट एंड विद डिफरेंट डेट्स. क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ, हमने इस दिन इसको अडॉप्ट कर लिया कि वी विल इम्प्लीमेंट इट. फिर इसको लागू कर दिया गया पूरे इंडिया के अंदर 26 जनवरी को. तो ये दो क्वेश्चन जो हैं कहीं ना कहीं आपके क्लास के एग्जामिनेशन से बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट हो सकते हैं. इन चीज़ों को याद रखें. दूसरी बात कहता है कि मोर देन 69 ईयर्स आफ्टर दैट, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, लागू हुआ, उसके 69 ईयर से ज़्यादा का समय हो गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम है, कंटिन्यूज टू फंक्शन, आज तक काम कर रहा है. नियर अबाउट 70 और 71 ईयर्स तक हो गए हैं. ठीक है. और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ही काम कर रही है. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है? आगे टू क्वेश्चंस आते हैं. क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है कि इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? दूसरी बात कहता है क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, मेकर्स थे, वो इतने फार साइटेड थे कि वो जो है आगे 70 साल तक का अंदाज़ा उन्होंने लगा लिया था फ्यूचर का, कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे और
उस हिसाब से हमें कैसा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना चाहिए। ये दोनों ही क्वेश्चन राइट हैं और आंसर यस है इनका। ठीक है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटिक्स नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल है। जब आप पढ़ेंगे कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और नाइन्थ क्लास और 10th में आपने ये पढ़ा भी है, तो उसमें एक फ़ीचर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल है तो ये हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज़ टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन या एनी पार्ट और प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? दूसरी बात, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो भी फार साइटेड थे, फार साइटेड थे। ऐसा क्यों? फ्रॉम वेयर डिड दे गेट दिस एक्सपीरियंस? उसका आंसर है at time when our constitution was framed we were the colony of Britishers and they have seen and participated in freedom struggle, so they have experienced all those problems। ठीक है, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती थी बीइंग ए डेमोक्रेसी, तो उन्होंने उन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनहेरिटेडली वेरी रोबस्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो फ्रेमवर्क है, वो वेरी मच सूटेड टू आवर कंट्री। ठीक है, जो बेसिक फ्रेमवर्क है, बेसिक फ्रेमवर्क में मतलब जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पर कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा किया गया है, बनाया गया है, वो प्रिंसिपल्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री की सिचुएशंस, टाइम एंड प्लेस से बहुत ही मैच करते हैं, मेल खाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं कि देन हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू सर्व द कंट्री। ये कहता है कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन, ऊपर क्या बात कही कि दोनों चीज़ें ठीक है हमारी, फिर कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे फार साइटेड थे, ये बात हो चुकी है। उनको पता था कि फ्यूचर में इंडिया में कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स लाइक कैसे उन्होंने देखा कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, एथनिक ग्रुप्स डिफरेंट हैं, रिलीजियस ग्रुप्स डिफरेंट हैं, लैंग्वेज ग्रुप डिफरेंट्स हैं, कास्ट एंड रिलीजन का बड़ा रोल रहा है हमारे पॉलिटिक्स में। तो इन सारी चीज़ों को, ठीक है, उन्होंने देख करके ही, एक्सपीरियंस करके ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। बट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता है, चाहे कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ना हो, वो हर समय के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट नीड नो चेंज, और कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसको टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए ये आगे कहता है कि देन हाउ डज सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूज टू वेरी सेव आवर कंट्री। तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कंट्री को सर्व कर सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर क्या है कि दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। और ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये क्या करता है, एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविज़न बनाए गए हैं कि अगर ज़रूरत है सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, कंट्री के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किन्हीं प्रोविज़न में चेंज लाना ज़रूरी है, टाइम के अकॉर्डिंग वो ज़रूरी हो गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को अलाउ करता है कि जहाँ भी रिजिडनेस दिखाई दे रही है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात क्या है कि इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। जब एक्चुअल वर्किंग की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन को, जब एक्चुअल वर्किंग में लाया जाता है
तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ये एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन आप इस तरीके से करिए जो मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम पीपल के लिए हो। अगर कोई ऐसी एम्बिग्यूअस प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसकी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हो सकती है, तो आप ऐसे सिचुएशन में किस इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा वेटेज देंगे? आप उस इंटरप्रिटेशन को ज़्यादा वेटेज देंगे जहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल की बात हो। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन की बात कहता है। ठीक है, फिर कहता है बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल रूलिंग। ठीक है, पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल रूलिंग हैव शोन मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कहता है कि जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए, जुडिशियल रूलिंग, उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई है किसमें, कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए, और पर्पज़ एक ही है, और पर्पज़ क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ मैक्सिमम पीपल का। ठीक है, देन in any society those responsible for drafting the constitution at a particular time would face one common challenge। किसी भी सोसाइटी के लिए बात कर लें, चाहे those responsible for drafting, जो लोग जिन लोगों पर ड्राफ्टिंग करने का जिम्मा होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एट ए पर्टिकुलर टाइम वो एक कॉमन चैलेंज ज़रूर फेस करते हैं, और वो चैलेंज क्या है, द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट इफेक्ट ऑफ टू टैकल द प्रॉब्लम दैट द सोसाइटी इज़ फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चैलेंज है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का किसी को काम दिया जाता है, ड्राफ्टिंग दी जाती है, तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उस समय की जो प्रॉब्लम है, उस तत्काल जो प्रॉब्लम चल रही है, एट द कंटेम्प्रेरी टाइम पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और उसी समय पर जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा है, उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन, उन प्रॉब्लम को टैकल करने के तरीके नेचुरली है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट करेंगे। और ये होना भी चाहिए कि सबसे पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को फ्रेम करने का मेन मकसद तो यही होना चाहिए कि जो सबसे पहले जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम चल रही है उनको टैकल किया जाए, फिर फार साइटनेस को यूज़ करके और ये देखा जाए कि आने वाले समय में किसके रिगार्डिंग कैसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको समझ करके ऐसे प्रोविज़न बनाए जाएं कि आने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो फिर आगे कहता है कि देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन फ्यूचर। ये कहता है कि इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कभी भी बनाया जाए, किसी भी हालात और टाइम में बनाया जाए, ऐसा होना चाहिए कि जो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को भी रिस्पॉन्ड कर सके, उनका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। इन दिस सेंस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज हैविंग समथिंग दैट इज़ कंटेम्प्रेरी एंड समथिंग दैट हैज़ मोर ड्यूरेबल टाइम इम्पोर्टेंस। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, कंटेम्प्रेरी होते हैं बेसिकली, लेकिन इनके अंदर ड्यूरेबल इम्पोर्टेंस होती है ताकि फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं उनको भी इनके अंदर पावर होती है रिस्पॉन्ड करने की। ऐसे प्रोविजंस बनाए जाते हैं। इसलिए ये जो सारी चीज़ें ऊपर तक हम अभी तक पढ़ के आए हैं, इसीलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाते हैं, लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। लिविंग डॉक्यूमेंट क्योंकि इनको सोसाइटी की नीड्स और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है, प्रोविजंस को चेंज किया जा सकता है, कुछ ऐड किया जा सकता है, कुछ जो ज़रूरी नहीं है, रिजिडनेस जिस प्रोविज़न में आ गई है और उसको चेंज करना या डिलीट करना ज़रूरी है तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। एट द सेम टाइम, यानी कि कह रहा है कि जब आप ये कॉन्टेम्प्रेरी है, ठीक है, ड्यूरेबल इम्पोर्टेंस है फ्यूचर के लिए, उसी समय कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ए फ्रोजन एंड अनअल्टर्ड डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन कोई फ्रोजन डॉक्यूमेंट नहीं है या अनअल्टरेबल नहीं है कि एक बार बना दिया तो वो फ्रोज हो गया, वही स्थिर हो गया, ठीक है, रिजिड हो गया, ठीक है, उसको अनअल्टर्ड हो गया, उसको अल्टर या चेंज कर ही नहीं सकते। नो, इट इज़ ए डॉक्यूमेंट मेड बाय ह्यूमन बीइंग
ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, एंड मे नीड रिवीजन, और इस डॉक्यूमेंट को ज़रूरत हो सकती है रिवीजन की, चेंज की एंड री एग्जामिनेशन की। तो सोसाइटी की टाइम नीड्स और टाइम के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविज़न हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए उनकी रिवीजन करना ज़रूरी है। क्या ये सो लॉन्ग प्रोविज़न सही है या नहीं है, क्या टाइम के अकॉर्डिंग इनमें चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है, री एग्जामिनेशन, ठीक है, बदलती परिस्थितियों में हर लॉ की, हर रेगुलेशन की, रूल की री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द कंसर्न सोसाइटी। जिस सोसाइटी के लिए, जिस कंट्री के लिए, जिस नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं उनकी नीड्स और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे आप किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, वो उस कंट्री की नीड और टाइम दोनों को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स होते हैं उनको मस्ट कीप इन माइंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ सोसाइटी। और कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनाया जाता है, ताकि सोसाइटी की डेमोक्रेटिकली गवर्नेंस हो, आर्बिट्रेरीली नहीं, ठीक है। तो दिस ड्यूअल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज लीड टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस अबाउट द स्टेटस। फिर इस ड्यूअल रोल में आप क्या कहेंगे, क्या स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। वो स्टेटस ये है, क्या ये होगा कि इतना सैक्रेड है कि कोई उसको चेंज नहीं कर सकता, और या इतना ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट है, कैन बी मॉडिफाइड जस्ट लाइक एनी अदर लॉ, नो, ठीक है। दोनों ही बातों में से नहीं है, सैक्रेड तो है लेकिन रिजिड नहीं है, ठीक है। इतना ऑर्डिनरी भी नहीं है कि उसको एक ऑर्डिनरी लॉ की तरह चेंज कर दिया जाए। इनके अलग से प्रोविजन होते हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन में, चाहे किसी भी कंट्री का हो। द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सॉट स्ट्राइक बैलेंस। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस बना के रखा। दे प्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। उन्होंने ऑर्डिनरी की जगह क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सभी कानूनों से अबव रखा, कि जितने भी कानून कंट्री में एग्जिस्टेंस में आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही आएंगे। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अम्ब्रेला ऑफ द लॉज कहा जाता है, ठीक है। सारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सारे जो लॉज हैं, जितने भी ऑर्डिनरी लॉज हैं, किसी भी सब्जेक्ट मैटर से जो लॉज हैं, वो इसी के प्रोविज़न पर बेस्ड होते हैं, चाहे आप कोई भी लॉ उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। एंड एक्सपेक्टेड, और क्या एक्सपेक्ट किया इन्होंने, एक्सपेक्टेड द फ्यूचर जनरेशन विल रिस्पेक्ट, और ये एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर जनरेशन जो हैं इस डॉक्यूमेंट की रिस्पेक्ट करेंगी और इसी के दायरे में रहकर ही गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी जाएंगी। सेम टाइम दे रिकग्नाइज दैट इन द फ्यूचर दैट दिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशन, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि हम अब चाहे कितना भी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना लें, लेकिन फ्यूचर की नीड्स का किसी को नहीं पता कैसी नीड्स आएंगी, इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन का भी प्रोविज़न रखा उन्होंने, ठीक है। इवन एट द टाइम ऑफ द राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन दे वर अवेयर दैट ऑन मैनी मैटर्स, बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे इंडियन सोसाइटी के अंदर जहाँ पर डिफरेंट ओपिनियंस थी, ठीक है। और वेयर society would veer towards a particular opinion, a change in the constitutional provision would be required। और जहाँ पर सोसाइटी किसी एक पर्टिकुलर ओपिनियन की तरफ जब बढ़ती है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेज मैंशनड अबव। और वे दो अप्रोच कौन सी थी, कि सैक्रेड भी है and it is an instrument that may require changes from time to time। in other words our constitution is not a static document। ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि टाइप कैसी है, स्टैटिक नहीं है, फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन है, नॉट फाइनल, वर्ड जो लिख दिया वो फाइनल नहीं है, वर्डिंग में भी चेंज आ जाती है, और नॉट अनअल्टर्ड, अल्टर भी किया जा सकता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है बेटा। तो ये टॉपिक आज आप इसको करेंगे, उसके बाद कुछ चेक योर प्रोग्रेस में ये कुछ स्टूडेंट्स की जो है स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को रीड करके एक एक लॉजिक आप इन स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे,
वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। करेक्ट है तो लॉजिक, करेक्ट नहीं है देन ऑल्सो लॉजिक। ठीक है, विद दिस थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।